जी हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित चौधरी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, एक्चुअल में मेरा माइक ख़राब हो गया था, इसलिए 4 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया और उसके बाद मैंने नया माइक ऑर्डर किया। उसके अलावा देखो दोस्तों, हम पढ़ते तो डेली रहेंगे, पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँ, क्योंकि आप किताबें और पढ़ाई-लिखाई तो आप बचपन से कर रहे हो, लेकिन मेरा इच्छा था कि आज मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँ, जिनके बारे में मैं डिस्कशन करूँ, जिसके बारे में आप भी गौर करो। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे मिला, जो मैंने सोचा, उस बारे में विचार किया, तो वो मुझे मिला कि गरीब बच्चे, यार सबसे बड़ी चीज़ है कि गरीब बच्चे जो होते हैं यार, वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो लोग क्या है भाई, प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? उनका बहुत सारा कारण होता है। जैसे पहला कारण तो है कि जिनके घर वाले, यानी मदर फादर जो होते हैं, वो पैसा खर्च नहीं करते। उनके पास ज़मीन जायदाद बहुत है, लेकिन कोई माँ-बाप नहीं चाहता कि अपने बच्चों पे ज़्यादा पैसा फालतू का खर्च करे। ख़ास तौर पे मैं ये बात कर रहा हूँ अनएजुकेटेड लोगों की बातें कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो अमीर परिवार के लोग हैं, वो अपने बच्चों की इच्छाओं को कभी दबाते नहीं है। वो हमेशा बच्चों से बोलते हैं, आप जो भी जीवन में कर सकते हो वो आप कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन गरीब लोग क्या है भाई, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली भी है, अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करूं, तो उनको ये समझ नहीं है कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी जो है, वो उनकी संतान है। संतान से बड़ी पूंजी कोई नहीं है। तो वो लोग अपनी संतान पे पैसा खर्च नहीं करते। अगर वो 40,000, 50,000, 80,000, 70,000 कमाते हैं, 40 से 70,000, तो वो क्या करते हैं, वो इस पैसे में से 10, 20, 30,000 खर्च करते हैं और बाकी वो सेव करते हैं, ताकि जमीन जायदाद या कुछ चीजें खरीद सकें। लेकिन मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी पूंजी संतान होती है। अगर आपकी संतान कुछ बन गई, तो जितना आप कमाओगे वो उससे दुगना कमा के रख देगी, या अपना जीवन भी बना लेगी। और अगर आप इसी को जोड़ते रहोगे पैसे को, तो ये पैसा एक दिन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बच्चा अगर किसी योग्य नहीं बन पाया, तो वो आपका बना बनाया सारी चीजें बर्बाद कर देगा। तो मैं कभी भी पैसे को घर में या किसी भी चीज में लगाना पसंद नहीं करता हूँ दोस्तों। कभी भी मैं पैसा घर पे खर्च नहीं करता हूँ। मेरा मानना ये है कि खुद की योग्यता बढ़ाओ, वरना एक दिन मर जाएंगे तो सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। चीजें बर्बाद हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता दोस्तों। खुद की योग्यता बढ़ाओ, अपने परिवार की योग्यता बढ़ाओ, वो सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, वहीं पे अगर एजुकेटेड लोगों की अगर मैं बात करूं, एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा खर्चा अपनी संतान पे करते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो उनकी जो भी एबिलिटी है, उन चीज़ों पे खर्चा करते हैं। अगर वो जीवन में उनके बच्चे कुछ भी करना चाहते हैं, वो उस पे भरपूर खर्चा करते हैं, इसलिए वो लोग जीवन में आगे निकल जाते हैं, ठीक है? अभी जैसे मैं गाँव में देखता हूँ, तो गाँव के बच्चों के पास क्या है, गाँव के लोग किताबें बड़ी मुश्किल से दिलवाते हैं, पेन बड़ी मुश्किल से दिलवाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और अगर मिडिल क्लास की भी बात करूँ, मिडिल क्लास में छोटी-छोटी किताबों और चीज़ों के पीछे लड़ाई झगड़े होते हुए मैंने देखा है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलॉन्ग करता था। मेरे पिताजी, मेरी माताजी खत्म हो गई थी, उसके बाद उन वो नहीं चाहते थे कि ज़्यादा लड़के पे पैसा खर्च करें, क्योंकि वो सोचते थे कि लड़का छोड़ के चला जाएगा तो बड़ी खराब स्थिति हो जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करूँगा। आज मैं इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में केवल बात करना चाहता हूँ। तो मैं उन बच्चों से कहूँगा, मैं माँ-बाप से कुछ कहूँगा ही नहीं, मेरा उन माँ-बाप से कुछ कहना है ही नहीं। मैं केवल माँ-बाप से यही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा-सा भी सोचते हैं अपने बच्चे के बारे में, तो उसे अच्छे से पढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जीवन बदल सकती है एक इंसान का। दूसरी चीज़ ये कि अगर माँ-बाप नहीं फिर भी खर्च करना चाहते, तो मैं यही कहूँगा कि भई, फिर मेरा बच्चों से कहना है, स्टूडेंट से ये कहना है, यार आप भीख माँग लो। लेकिन मैं बस आपसे ये कहूँगा कि अपना 1 साल या 2 साल इतना अच्छे से लगा दो कि आप कुछ बन पाओ। क्योंकि देखो बेटा, मैंने ये देखा है कि अगर आप योग्य हो ना, तो माँ-बाप भी पूछते हैं, वरना माँ-बाप भी नहीं पूछते दोस्त। विश्वास मानो, मेरे जब तक मेरा जॉब नहीं लगा था ना दोस्त, मेरे पिताजी भरपूर दारू पीते थे। 1 रुपया मुझे नहीं देते थे। अगर मुझे 10 रुपए के गोलगप्पे खाने या 10 रुपए का मुझे बिस्कुट खाना है, तो वो मुझे पैसे नहीं मिलते थे दोस्त। ये मेरा जीवन था। लेकिन मेरा जॉब लग गया, अब मैं 30-40 हज़ार कमाता हूँ। तो
मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने भी दारू छोड़ दिया, तो चीज़ों में बहुत अच्छे से बदलाव हुआ कि अगर आप कामयाब हो तो हर कोई आप पे विश्वास करता है, हर कोई आपके आगे झुक जाता है, नहीं झुके तो बाहर में जाने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता यार। क्योंकि जब इंसान हमें हमारे ऊपर फोकस नहीं करेगा तो हम कैसे उसकी मदद करेंगे? आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, जो लोग कुछ नहीं कर पाए जीवन में, मेरी बातों से वो बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि उनका जीवन क्या हो जाता है, माँ-बाप तक उन्हें नहीं पूछते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्यता बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके समझने योग्य है। अगर मेरी बातें बुरी लग रही हो तो मैं यही कहूंगा कि मेरी वीडियो को न देखें दोस्तों। मेरा कोई आई विल नॉट प्रेशराइज यू टू वॉच माई वीडियो। मेरी वीडियो मत देखिए। अगर आपको दिल को, मैं जानता हूँ मैं थोड़ा सच ज्यादा बोलता हूँ तो मेरी जो बातें हैं वो कष्ट पहुंचाती हैं लोगों को, लेकिन मैं कोशिश वही करता हूँ जो सत्य है वो बताने की। दूसरी चीज वो कि अब मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से कि जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं दे रहे या वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और अगर वो पढ़ना चाहते हैं, दोस्त मैं यही कहूंगा कि मैं जब 2014 से 2016 तक तैयारी करना स्टार्ट किया था तो दोस्तों मेरा केवल एक ही लक्ष्य था। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, मुझे अच्छे टीचर्स मिले। टीचर्स ऐसे मिले, उन्होंने मेरे से बस एक ही चीज बोला कि अंकित, लाइफ में जब तक तेरे पास गवर्नमेंट जॉब ना आ जाए तब तक किसी चीज के बारे में तू नहीं सोचेगा। तो मेरा बस उद्देश्य यही बन गया कि अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो मेरा जीवन होगा, अदरवाइज मैं इस जीवन को त्याग दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा लक्ष्य बन चुका था कि अगर सरकारी नौकरी मिलेगी तो मैं जीवन जीऊंगा, अदरवाइज मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। और चूंकि मैंने 2014-16 में तैयारी स्टार्ट किया था, 2016 में मैं एमटीएस का एग्जाम दिया, फिर दोबारा 2018 में एमटीएस का एग्जाम हुआ, 2017 में कोई भी एमटीएस का एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ था। सीएचएसएल वगैरह हुआ था, उसमें मेरा प्री वगैरह क्लियर हुआ, वो सब बात की बात है। और रिटन में देने नहीं गया था, कुछ कारणवश कुछ चीजें हो गई थी जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा कि मैं रिटन क्यों नहीं देने गया था। और टाइपिंग वाइपिंग होता था, एक एक बार मैं टाइपिंग देने नहीं गया था कुछ कारणवश, कुछ चीजें थी बहुत डीप थी, उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि क्यों नहीं गया था। बाकी 2018 में अगर मैं बात करूं तो 2018 में मेरे दो एग्जाम क्लियर हुए। एक एसएससी का एग्जाम क्लियर हुआ, एक यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ। मेरा कॉल लेटर पहले यूपी पुलिस का आ गया एंड यूपी पुलिस दुर्भाग्यवश मैंने ज्वाइन कर लिया। शायद भगवान की ये इच्छा थी, बोलते हैं ना कि भगवान की नियति के आगे कुछ नहीं बदलता, तो शायद भगवान की नियति यही थी कि मैं एक बार इस संसार के, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट टीचर बन जाता तो मैं संसार के और सारी चीजों के बारे में नहीं जान पाता दोस्तों। तो हो सकता है भगवान ने या तो मुझे पड़ाव दिया हो, या फिर हो सकता है दूसरी चीज कि भगवान ना चाहते हो कि मैं जीवन में जीवन जीऊं और मेरा जीवन यही पुलिस विभाग में ही समाप्त भी हो जाए। क्योंकि मुझे, मैं हर निगेटिव से निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉइंट सोच के चलता हूँ कि निगेटिव से निगेटिव लाइफ में हो सकता है तो क्या हो सकता है, मेरी मृत्यु हो सकती है। और पॉजिटिव से पॉजिटिव पॉइंट के इस विभाग से निकल गया तो हाँ, कुछ गरीब लोगों का या कुछ बच्चे होंगे या कुछ लोग होंगे जिनकी मैं मदद कर पाऊंगा और उनको जीवन में कुछ योग्य बना पाऊंगा जैसे मेरे टीचरों ने मुझे बनाया। उस चीज में भी मैं विश्वास बहुत अच्छे से करता हूँ दोस्तों। तो दोनों एग्जाम मेरे क्लियर हुए, मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया। उसके एक महीने बाद मेरा एसएससी का कॉल लेटर आया, बट मैं यूपी पुलिस छोड़ के नहीं गया। पता नहीं मेरा क्या ही बुद्धि एकदम जीरो हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या हो गया, लेकिन आज मैं पछताता हूँ उस चीज के लिए। उसके बाद 2022 में मेरा यूपीएसआई क्लियर हुआ, तो उसका मुझे कभी पछतावा नहीं होता क्योंकि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में कभी रहना चाहता ही नहीं। मुझे सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। सैलरी देखो, मैं जब 10,000 कमाता था तब भी मेरा 5,000 में खर्च चल रहा था। अब 30,000 40,000 कमाता हूँ तो भी 5,000 में ही खर्च चलता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि गरीब जो माँ बाप है वो अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते, वो क्या करते हैं, पैसा बचा के रखते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, बस थोड़ी सी बात मेरी समझिएगा कि अगर आप लोग 5,000, 5,000 बहुत बड़ी बात हो गई यार। मैं बस ये कहूंगा, आप बच्चे के ऊपर अगर 3,000 रुपए भी खाने के लिए खर्च कर देते हो दोस्तों, 3,000 पर मंथ खाने के लिए भी खर्च कर देते हो, केवल कितना, 1 साल तक। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है या कुछ असलियत में योग्य है, 1 या 2 साल तक केवल आपको खर्च करना है, तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 12 तिया 36, 36 दूनी 35 दूनी 70, यानी 80,000 के अप्रोक्स आप मान लीजिए।
80,000 के आसपास आपका खर्च होगा, जो कि आपका बच्चा केवल और केवल 2 महीने में कमा के रख देगा आपकी इतनी कमाई। लेकिन ये कैलकुलेशन गांव के लोग नहीं समझ पाते हैं, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। और वो लोग बच्चे के ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। वो कहते हैं बच्चे को टैबलेट लेने की क्या जरूरत है, बच्चे को लैपटॉप लेने की क्या जरूरत है, बच्चे को सिम दिलाने की क्या जरूरत है, बच्चे का रिचार्ज कराने की क्या जरूरत है, बच्चे को पढ़ने देने की क्या ही जरूरत है। तो उन सब चीज़ों से परे रह जाते हैं, इसलिए वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। गाँव के बच्चे में आज मोस्टली बच्चे 100 में से 17% बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा। भाई शहर के बच्चों के पास मोबाइल है, शहर के बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिना मोबाइल के आज के समय में अगर आप सोच रहे हो कि किसी एग्जाम को निकाल सकते हो या कुछ भी चीजें, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि आज के समय में देखो, अगर इस ये पॉजिटिव पॉइंट ना होता मोबाइल, तो फिर लोगों के घरों में हर कोई अपने बच्चों को मोबाइल थोड़ा ना देता। लेकिन बस वही है कि हमें चीजें देने के साथ साथ थोड़ी सी जागरूकता रखनी पड़ती है, बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है और सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि 2022 में मेरा यूपी एसआई का एग्जाम क्लियर हुआ, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया। मुझे कोई पछतावा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पैसे का इतना लालच है भी नहीं। बस यह जीवन में शांति बहुत जरूरी है, और आप जीवन में जो करना चाहते हो वो, यूपी पुलिस का एग्जाम अभी भी होने वाला है। खैर मैं अभी भी निकाल दूंगा मेरे, इट्स लाइक अ लिटिल फिंगर फॉर मी, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो मैं इजीली उसे क्लियर कर दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं जानता हूँ उसे नहीं क्लियर कर पाया, यूपी पुलिस एसआई को नहीं क्लियर कर पाया, मेरा केवीएस टीजीटी इस साल आने वाला है, केवीएस यूपी टीजीटी आने वाला है, कुछ ना कुछ कर दूंगा। अगर मैं फिर भी नहीं कर पाया, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं 40 साल तक भाई, अभी मेरे पास पूरा लगभग लगभग 12 साल हैं। 12 साल में कब तक नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा दोस्तों। मेरे टीचरों ने और मेरी माँ ने मुझे हार मानना नहीं सिखाया है। मेरा सिद्धांत ये नहीं है कि मैं ज्यादा सैलरी कराऊं लूं, लेकिन मेरा सिद्धांत ये जरूर है कि मेरे अंदर जो योग्यता है वो और लोगों तक पहुंचे, जो लोग जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं उन लोगों तक पहुंचे। क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रह के कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि यार मुझे मुलजिमों को देखो, मेरे को आदत है, मैं हिंसात्मक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अहिंसा के मार्ग पे, और मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो अगर कोई बोले कि भाई मुझे मुलजिमों के साथ रहो, ये चीजें करो, भाई वो सब मेरे बस का नहीं है। हाँ, अगर आप बोलो कि शांति व्यवस्था करना या किसी को समझाना है कुछ चीज, तो ये पॉसिबल है मेरे लिए। अगर कोई कहे कि गरीब की पीड़ा समझनी है, किसी गरीब व्यक्ति की आपको पीड़ा समझनी है, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है कि भाई वो गरीब है, अगर उसके यहाँ चोरी हुई है तो उसकी फीलिंग क्या होगी। लेकिन अगर वहीं कोई कहे कि भाई ये काम तुम्हें करना है, ऐसे मारना है, भाई वो सब काम मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं पुलिस विभाग में कभी भी सक्सेसफुल हो पाऊंगा। दूसरी चीज दोस्तों, पहली चीज तो मैंने बात कर ली। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि 2016 में मेरा ये टारगेट था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब मुझे घर पे खाना नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पिताजी थोड़ा सा ड्रिंक करते थे। उन चीजों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, वरना लोग ये बोलेंगे कि भाई अपने पिताजी की बदनामी कर रहा है, ये वो फलाना ढिमका। उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। मेरे टीचर ऑलरेडी मेरी सत्यता से परिचित हैं, और जो भी समाज में लोग हैं, जो भी मेरे अपने हैं, वो इन चीजों से परिचित हैं। और जो परिचित नहीं है उनको मैं बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है यार, अब जो था पुराना समय बीत गया, पुरानी चीजों को याद भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है। जितनी जल्दी उन चीजों को आप निकाल, क्योंकि हर चीज में बदलाव होता है। अगर आप उसी घृणा से, उसी चीजों से, द्वेष भावना से जीते रहोगे, तो फिर आगे जीवन नहीं जी पाओगे। इन चीजों को भूलो, नए लोगों से जुड़ो, नए लोगों से मित्रता करो, नए लोगों से दोस्ती करो। संसार में बहुत अच्छाई है, और जितनी अच्छाई है उससे दुगनी बुराई भी है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हो और कैसे लोगों के साथ दोस्ती करते हो। तो मैं बता रहा था दोस्तों, 2016 में जब मेरे पास, मेरे पिताजी मुझे खाने के लिए पैसे नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे, तो मुझे वहां से टीचर्स ने संभाला। अगर मैं बात करूं, तो टीचरों ने संभाला मुझे, टीचरों ने पढ़ाया लिखाया। भाई मैं क्लियरली बता दूं, मेरे टीचरों ने कभी मेरे से पैसा नहीं लिया। ठीक है। अब आप कहोगे भाई ऐसा कौन सा टीचर था जिसने पैसा नहीं लिया, तो भाई मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं। एक थे मेरे सुमित शर्मा सर। ठीक है। जिनको मेरा कोई भी डाउट होता था, मैं उनसे पूछता था हमेशा। स्कूल में मिलते थे तो स्कूल में पूछता था, कहीं पे भी मिलते थे तो मैं हमेशा उनसे डिस्कशन करता था। और सुमित शर्मा सर हेल्पफुल थे, सीनियर थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा मुझे सपोर्ट मिला, जो मिला मुझे दीपक सोलंकी, जो मेरे सर थे, उनसे मिला।
सोलंकी उनसे मुझे मिला। लेकिन उन्हें मैं सर नहीं, उन्हें मैं हमेशा भैया बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ टीचर का व्यवहार कम, मेरे साथ बड़े भाई का व्यवहार ज्यादा रखते थे। मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी, मेरी माताजी नहीं थी, मेरे माताजी का देहांत हो गया 2009 में, तो जब मेरे माताजी मुझे खाना नहीं, मतलब खाना देने वाला मेरे घर में कोई था नहीं माताजी के जाने के बाद में, तो मुझे याद है कि हम लोग दीपक भैया के घर जाके हम 4-5 लोग रात को 1-2 बजे तक पढ़ते थे दोस्तों। मेरे पिताजी ड्रिंक करने के बाद मुझे 9-10 बजे घर से बाहर निकाल देते थे। तो 9-10 बजे रात को निकालने के बाद में तो फिर मैं अपने भैया के यहाँ चला जाता था, दीपक सोलंकी के घर पे। तो वहां पे हम लोग रात को 1-2 बजे तक पढ़ते थे। और उनकी माताजी बहुत अच्छे से जानती थी कि अंकित को खाने देने वाला कोई नहीं। यार आज भी अब मैं अगर मैं उन चीजों को सोचता हूँ ना यार, आंखें थोड़ी सी भीग जाती हैं यार। मतलब ऐसा नहीं कि दुख से भीग जाती हैं यार, बहुत खुशी होती है कि यार, मतलब हाँ, अगर कोई अच्छा इंसान भी है तो यार इससे अच्छा इंसान कोई क्या ही होगा। जैसे आपने देखा होगा यार, मैं महाभारत और रामायण देख के बहुत बड़ा हुआ हूँ यार, अगर मैं बात करूँ तो मैंने महाभारत में देखा यार, कृष्ण का जन्म जरूर हुआ, लेकिन कृष्ण को पाला जो था वो यशोदा जी ने पाला था। तो उसी तरह से अगर मैं कहूँ, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और 2009 तक पाला, लेकिन 2009 के बाद में जब मैं 9th 10th क्लास में भी नहीं था, आई थिंक 8th क्लास में था मैं, जब मेरी माँ की डेथ हुई थी 23 मार्च को 2009 में। तो तब मैं लगभग 8th क्लास में था यार, और 9th में मेरा एडमिशन होने जा रहा था दोस्तों। मार्च का मंथ एंड हुआ था, अप्रैल में एडमिशन हो रहे थे। तो तब मैं 9th क्लास के बाद मुझे जो भी हेल्प किया, खाना रोटी जो भी मिला मेरे या तो नानी के यहाँ से मिला, कारणवश उन लोगों ने, कुछ ऐसी चीजें हुई, उन चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन वही है ना कि कुछ लालच जो होता है ना, इंसान को परिवार और हर चीज को बांट देता है। तो उन चीजों से मैं अलग हुआ, और उन्होंने काफी ताने भी दिए कि भाई हमने तुझे रोटी खिलाई, ये खिलाया, वो खिलाया। तो कभी, हालांकि मैंने उन्हें कभी ये बोला भी नहीं कि भाई मुझे रोटी दीजिए, मैं कहीं भी रोड पे भी मांग के खा सकता था। लेकिन ताने बहुत बुरी चीज होती है भाई, किसी को मत दिया करो यार, यही बोलूंगा हमेशा। तो मैं उनसे कभी मिला नहीं, क्योंकि मेरी माता जी की चीजें भी उन्होंने रख ली, और फिर बोला मेरे से कि भाई हमारी बच्ची थी और मर गई, अब ये चीजें हमारे पास आ गई, तो अब हम तुझे नहीं देंगे, ये वो फलाना ढिमका। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चलिए जो भी हुआ वो सब अच्छा ही होता है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो चीजें नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं कमा रहा होता, और जितना मैंने कमा लिया वो मैंने बहुत कमा लिया मेरी लाइफ में यार। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, दूसरे मेरे टीचर्स यानी दीपक भैया थे। तो दीपक भैया की जो माताजी थी, मतलब आंटी बोलता था मैंने, एंड वो रात को मुझे लगभग 11-12 बजे खाना लेके आती थी दीपक भैया के लिए, एंड वो मुझे भी देके जाती थी। वो जानती थी कि इनकी इसकी माँ नहीं है और बाप थोड़ा सा ड्रिंक करता है, तो इसे खाने देने वाला कोई नहीं है। तो वो हमेशा मेरे लिए, जब अपने बच्चे के लिए खाना प्लेट लगा के लाती थी, तो वो मेरे लिए भी हमेशा लेके आती थी। इवन जब भैया की नौकरी लग गई मेरे से 6 महीने पहले, उनकी, दीपक भैया की रेलवे में जॉब लगी 6 मंथ्स एगो, ठीक है। तो उसके बाद भी मैं उनके घर जाता रहा, कभी कभी दिन में जाता था। तो वो सबसे पहले एक ही चीज पूछती थी, बेटा खाना लेके आ रही हूँ, खा लियो। मैंने कहा नहीं आंटी को ज्यादा भूख तो नहीं लगी है। वो बोलती थी तो खा लियो, जितनी लगी है उतना खा लियो। तो मुझे याद है कि वो तब भी मेरा पीछा कभी खाने से नहीं छोड़ी यार। तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह मुझे पाला, और हमेशा बताती थी कि तेरी मम्मी यहाँ आती थी, पता है हमारे पास बैठती रहती थी, तेरी मम्मी से अच्छा कोई था ही नहीं। यार बहुत तारीफ करती थी, क्या बताऊं। मतलब मैं अपनी माँ की अपने मुंह से तारीफ करूंगा तो वो शोभाजनक भी नहीं लगेगा, लेकिन वो बहुत करती थी। तो ये सब चीजें तो हुई। तो दोस्तों मैं यही बता रहा था कि उस समय मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देते थे, मैं दीपक भैया के यहाँ जो जाके सो जाता था। दीपक भैया से पहले मैं स्टेशन पे जाके सो जाता था। मेरा तब दिमाग में चलता था, पहला दिमाग में सुसाइड करने का ख्याल आता था। क्योंकि यार, जब अपनी ही लोग ना समझ पाए ना, तो इंसान सबसे पहले टूटता है। जैसे पुलिस विभाग में मैं आया, तो मैं एक झूठा केस था जो चल रहा था, उसकी वजह से लगभग मैं 3 साल तक लड़ता रहा, जिसमें झूठी रिपोर्ट लगा दी गई पुलिस के द्वारा उन चीजों के लिए। वो खैर, मैं पुलिस विभाग के बारे में यार अपने चैनल पे कुछ नहीं कहूंगा। पुलिस के बारे में मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो या कुछ भी हो। वैसे तो कुछ होने होगा नहीं, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलता हूँ, हर चीज प्रूव के साथ बोलता हूँ। पर मैं बात करना ही नहीं चाहता पुलिस के बारे में। अच्छे लोग भी हैं, बहुत लोग पुलिस में भी मुझे सपोर्ट किए, बहुत
जितना मेरे टीचर सपोर्ट किए उतना सपोर्ट किए, उन लोगों के बारे में मैं भी बताऊंगा कभी जब इस जॉब से निकल जाऊंगा, क्योंकि अभी नहीं बताऊंगा। अभी निकल बता दूंगा तो वो लोग ये सोचेंगे कि हो सकता है अंकित को अभी हमसे कुछ काम है इसलिए हमारे बारे में बता रहा है, क्योंकि अभी मैं जिन लोगों के बारे में बता रहा हूँ उनसे हो सकता है मैं मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ, मैं 10 साल 5 साल में मर जाऊं या वो मर जाए, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए उन चीजों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, तो 2016 की बात मैं जो बता रहा था, 2016 में मैं जब मेरे पिताजी घर से बाहर निकाल देते थे, मेरा सुसाइड करने को मन होता था। फिर सुसाइड करने के बाद मेरे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी, तो मेरे में एक पॉजिटिव पॉइंट वहीं से निकल के आया, मेरे अंदर विचार आया कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे मुझे भीख मांग के खाना पड़े। मेरा ये दे बन गया था कि चाहे साला मुझे 30 रुपए 50 रुपए पर 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 आवर या पर डे के अकॉर्डिंग भी अगर मुझे स्टेशन पे बैठ के मिल जाएंगे और मैं स्टेशन पे बैठ के पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करता रहूंगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ यार कि अगर आप स्टेशन पे बैठ के पढ़ रहे हो और एक अपने आगे एक छोटा सा बोर्ड लगा देते हो कि आई वांट टू स्टडी प्लीज हेल्प, सिंपल सी बातें बता रहा हूँ यार। मैं देखो ज्यादा समझदार नहीं हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे लक्ष्य अपना पाने के लिए कुछ भी करना पड़े दोस्तों तो मैं कर लूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। मेरी माँ जब छोड़ के चली गई भाई, मुझे रोटी देने वाला कोई नहीं था, तो मुझे समझ आ गया कि संसार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो लक्ष्य हासिल करना है वो करना है, चाहे कैसे भी करूं। तो जब जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरा सिंपल सा डिसाइड हो चुका था कि आई वांट टू स्टडी प्लीज हेल्प मी विद सम मनी। ये ख्याल आता था मेरे दिमाग में। ये 2016 की बात बता रहा हूँ दोस्तों, अभी की बात नहीं। अब अगर आप बोलोगे कि भाई अब तो नौकरी लग गया इसका, ये सब हमें बहका रहा है, ये है वो है, भाई मैं सिंपल सा कहूंगा, आप अंकित चौधरी के नाम से एक मेरा फेसबुक अकाउंट है, उस पर जाके देख लीजिए। ये मेरे विचार थे 2016 के। अभी मैं ये विचार खो चुका था 2-3 साल में, क्योंकि मैं एक बहुत ही गलत रिपोर्ट जो लगाई गई थी उसके लिए लड़ रहा था। लेकिन अभी क्या है, मैं उन चीजों से फ्री हो चुका हूँ और फिर से मैं अपनी मेहनत पे और अपने जीवन में वापस आ चुका हूँ दोस्तों। तो मेरा ये तक उद्देश्य था। दूसरा मेरा उद्देश्य था कि यार मुझे अगर घर घर जाके लोगों से किताब भी मांगनी होगी ना यार, कि भीख में, साला लोग भीख में पैसा मांगते हो, पैसा लोग पता नहीं आसानी से देते भी हैं या नहीं देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। लेकिन मैं इतना जानता था कि अगर मैं घर घर जाके पुरानी किताबें भी मांगूंगा ना, तो यार मुझे इतना पता है कि मेरे को किताबों के पैसे मेरे बच जाएंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होता था दोस्तों। तो इस तरह से इतना छोटा विचार भी मैंने रख के तैयारी की दोस्तों, और क्योंकि मेरा सरकारी जॉब लेने का एम था वो मैंने ले लिया। अभी ऐसा नहीं कि मेरा केवल पुलिस में आने का एम था, मेरा बस ये था कि सरकारी नौकरी कोई भी मिल जाए। उसके बाद मेरा लास्ट एम तो यही है कि मुझे टीचर में जाना है, केवीएस टीचर या यूपी टीचर। मेरा जीवन का स्टार्टिंग ही तब होगा जब मैं एक सरकारी टीचर बन चुका हूँगा, या तो केवीएस का या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का। तो तब मेरे जीवन का शुरुआत होगा, तब मैं और बच्चों की मदद कर पाऊंगा यार। मैं इतना जानता हूँ यार, मैं किसी बच्चे को टूटने नहीं दूंगा, ना किसी बच्चे को पढ़ाई से वंचित होने दूंगा। अगर वो पढ़ना चाहता है, नहीं चाहता, तो उससे सिंपल सा कहूंगा यार कि अगर नहीं पढ़ाई करनी है ना, अपना समय खराब मत करो, एंजॉय करो लाइफ में, फुल जो करना है करो। लेकिन जिस दिन आपकी आंखें खुल जाए ना, उस दिन यार दिन रात एक कर दो। क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ जबरदस्ती करते हो ना यार, बच्चे नहीं कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में। बच्चों को खुद सोचने दो, बच्चे का जिस दिन मन होगा खुद कुछ करने का, उस दिन बच्चा करेगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये सब तो बात कर ली मैंने कि भाई मैंने कैसे कैसे दिन चाहते काटे। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों, अगर आपके लिए खाने के लिए भी ना हो ना दोस्तों, केवल 1-2 साल के लिए मेहनत कर लो, केवल 1 और 2 ईयर्स के लिए दोस्तों आप लोग मेहनत कर लो। 1-2 साल में आपका अगर जॉब लगता है, तो जितना दोस्तों आपने 2 साल में खर्च किया होगा, वो केवल आपका 2 महीने के अंदर निकल आएगा। केवल दोस्तों 2 महीने के अंदर निकल के आ जाएगा आपका सारा का सारा पैसा। ठीक। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज के बारे में। ये तो मैंने कहा पुअर स्टूडेंट्स के बारे में, और इनके लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ उस चीज के बारे में बात करूँ कि भाई आप मेरे पास, अगर आप कहीं से तैयारी नहीं कर पा रहे दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका आउट ऑफ 100% में से 50% स्कोर भी आ रहा है, आप केवल 1 साल मेरे पास बिता लीजिए।
मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपका गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा इन एग्जाम्स में, जो एग्जाम मैंने तीसरे पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, केवीएस, टीजीटी, यूपी टीजीटी, रेलवे, ये जितने भी एग्जाम हैं, इन एग्जाम में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप 50% स्कोर कर रहे हो तो उस 50 को 85 से लेकर 90% तक पहुंचाने की गारंटेड, आई विल टेक इट गारंटी, ओके। क्योंकि मैंने तैयारी की है यार, मैंने 2016 से 18 तक, 2016 नहीं, 14, 15, 15 से मान लीजिए 2015 से 18 तक जो किताबें घिट्टी हैं ना यार, मैं जानता हूँ, ठीक है। अब आप लोग बोलेगे यार ये तो इतना स्मार्ट बन रहा है, ये है वो है, फलाना ढिंका, एटसेट्रा एटसेट्रा, इतना तो हर कोई इंटेलिजेंट होता है। तो भाई मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि इंटेलिजेंट नहीं होते, मैं तो ये बोल रहा हूँ मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। पर क्या उनको, उनके पास आप लोगों को देने के लिए समय है? अगर है तो आप उन लोगों के पास जाइए। अगर वो लोग आपको चाहते हैं कुछ देखना, तो मैं तो यही कहूंगा आप लोग जाइए। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग जो मेहनत करने वाले हैं वो कैसे न कैसे निकल जाए कहीं ना कहीं। और जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है फिर भी वो लोग कोचिंग नहीं दे पा रहे हैं या कुछ भी, तो फिर वो लोग भाई, वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग, उनके लोगों के पास भी रास्ता है, जो कोई फ्री टीचर हो वो पढ़ा रहा हो उनसे मिलिए, वो नहीं मिल पा रहे, टीचर नहीं मिल पा रहे, तो आप मेरे पास आइए यार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भाई। मैं आपसे 1 रुपया, आई विल नॉट टेक अ सिंगल रुपीज टू यू, ओके। मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर कि आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए यार, मैं तभी पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर 1% भी निगेटिविटी मेरे आसपास रही तो मैं आपके साथ यार नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि निगेटिविटी मुझे पसंद नहीं यार, जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करोगे मैं आपकी मदद नहीं करूंगा दोस्तों। मेरा बस यही है कि आप जब कुछ कर पाओ, क्योंकि मेरे टीचरों ने मेरी मदद इसलिए की कि वो जानते थे कि मेरा नेचर कैसा है। तो उसी तरह से जब आपका नेचर अच्छा होगा, आप किसी की मदद कर पाओगे, तभी मैं आपकी कर पाऊंगा यार। हर व्यक्ति किसी न किसी में दूसरे की मदद कर सकता है। दूसरी बात ये, केवल मैं किन बच्चों के लिए राय दे रहा हूँ, मैं केवल उन बच्चों के लिए ये राय दे रहा हूँ जो 12th पास हैं, जिन्होंने 12th कर रखा है। अगर आपने 12th नहीं कर रखा है तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि फिर मेरे पास अभी मत आइए, अभी आप अपना पढ़ाई कीजिए मस्ती से। मुझे कोई फेमस नहीं होना जो मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊं या 12th से नीचे बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपके साथ, आपके, अगर मैं 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो आपकी तो हेल्प हो जाएगी, लेकिन मेरा समय खराब हो जाएगा दोस्तों। तो मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं इतनी एबिलिटी रखता हूँ कि मैं पूरी 8th क्लास की किताब को, केवल एक किताब को, किसी भी वन बुक को मैं केवल एक दिन में खत्म कर सकता हूँ। पर दिक्कत यह है कि आप उस किताब को एक दिन में नहीं समझ पाओगे, आपको समझने के लिए उस किताब को 4 मंथ लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं 8th क्लास 10th क्लास के बच्चों को इसलिए 12th क्लास के नहीं बुला रहा हूँ कि अगर उनको मैं पढ़ाऊंगा तो मेरा समय खराब होगा, और मेरा समय अभी फालतू नहीं है दोस्तों। मैं टीचर बन जाऊंगा फिर मेरा समय भरपूर फालतू रहेगा, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ समय बिताऊंगा साला, फिर चाहे मेरे पास 5th 6th 7th 8th 10th 9th 11th 12th किसी भी क्लास का बच्चा आएगा, मैं उसके साथ समय पूरा अपना देने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आप 12th से नीचे के बच्चों को समय दे पाऊं। लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप एक दिन में रिवीजन करना चाहते हो मेरे साथ पूरी बुक, तो आप आ सकते हो, मेरे से मिलके मिल सकते हो। एक दिन में मैं पूरी बुक आपको रिवीजन करा सकता हूँ फास्ट स्पीड में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मैं पूरा का पूरा आपको एक दिन में 16 घंटे दूंगा, और 16 घंटे में पूरा आपका मैथ फिजिक्स साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, कोई भी एक बुक पूरा एक दिन में फिनिश करूंगा, कोई भी बुक होगा, ठीक है। मैं कल के ऊपर डालूंगा ही नहीं, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों। जैसे कि आपका हुआ एसएससी, हुआ एसएससी में सीएचएसएल में भी और एमटीएस में भी वैकेंसी निकली हुई है। एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस में भी वैकेंसी निकली हुई है। और अगर मैं बात करूं तो सीजीएल में भी वैकेंसी। अब आप बोल रहे होगे कि भाई ये बंदा सीजीएल की प्रिपरेशन कराएगा जबकि ये खुद इतना इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मैं सीजीएल 2 बार प्री और मेंस दे चुका हूं दोस्तों, ठीक है। बट इशू है कि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूं, तो मैं फाइनल में हमेशा रह गया, फाइनल मेरिट में, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। लेकिन आई हैव द एबिलिटी, ठीक है। अभी अगर मैं और तैयारी, मैं यूपी पुलिस की ज्वाइन करने के बाद तैयारी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा डिसाइड था कि जब मुझे बनना टीचर ही है तो फिर मैं सीजीएल क्यों तैयारी करूं। और फिर टी केवीएस, टीजीटी, यूपी पीजीटी और सीजीएल सबकी सैलरी सेम होता है। और फिर दूसरी चीज, मुझे सैलरी से इतना फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे अपने एम से और जीवन में मुझे शांति चाहिए। और बच्चों की लाइफ के साथ अगर जीने से ज्यादा कहीं शांति है, मुझे नहीं लगता कि कहीं है। बच्चों के साथ
से ज़्यादा शांति कहीं है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो वो मेरा उद्देश्य है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, यूपीएसआई की 4000 वैकेंसी आ गई हैं, तो 4500 के आसपास आई हैं, तो साथ में तैयारी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स लाइक, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, बिल्कुल एकदम मतलब सरल चीज है। और केवीएस टीजीटी, ठीक है, ये भी इजी है काफी, इसका मेरिट काफी जाता है, आउट ऑफ 190 प्लस 90 और 95 प्लस जाता है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है। बट मैं इसको करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ की बात है। अगर मैं इसमें सिलेक्शन लेता हूँ, मुझे जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर बस मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य रहेगा केवीएस टीजीटी निकालने के बाद, कि पुअर स्टूडेंट्स की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना, जो मैं अपना जीवन भर करूंगा और मजे से अपनी लाइफ जीऊंगा भाई। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मुझे पैसा इकट्ठा करना है, या ये करना है, या वो करना है, राजमहल बनाना है या ताजमहल बनाना है, मुझे कोई मतलब नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में। मैं केवल एक छोटे से 4x4 के कमरे में रहना पसंद करता हूँ। ये साधारण, एक्चुअल में मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से काफी प्रभावित हूँ। मैं लगभग 4 साल उन्हीं के ऑटोबायोग्राफी सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे अकेले और शांत जीवन ज्यादा पसंद है, या फिर अच्छे लोगों के साथ। अदरवाइज अगर नहीं केवीसी टीजीटी निकलता, तो मैं यूपी टीजीटी हमारे लिए है ही, तो यूपी टीजीटी पे फोकस करते हैं। इस बार वैकेंसी थोड़ा कम आई है, शायद केवल कितनी वैकेंसी है, 150 वैकेंसी है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ज्यादा वैकेंसी आएंगी और हम उसके लिए ट्राई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर नहीं निकलता इस साल हमारा ये एग्जाम, तो मुझे इतना पता है कि आने वाले 10 साल में मेरे लिए काफी कष्टदायक होंगे, जब तक मतलब मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। और 10 साल तक भी अगर नहीं निकला, तो फिर तो मेरे जीवन पे एकदम मतलब मैं बोलूंगा कि मैं कुछ जीवन में कर ही नहीं पाया। मेरे से ज्यादा निरक्षर व्यक्ति कोई नहीं था जो अपना एक एग्जाम तक नहीं निकाल पाया। बट मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि इन, या तो इसी बार निकल जाए, या फिर हो सकता है 2 साल बाद फिर से एग्जाम हो, या तब निकले। अभी 2 साल के बाद की या 3 साल के बाद की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तीन चॉइस हैं। एक पहला है हमारा यूपीएसआई, ठीक है, जो कि इजी है, इसकी प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। और बाकी ईश्वर के हाथ में होती है थोड़ी बहुत चीजें, तो उन पे भी हमें डिपेंड रहना है। वैसे मैं ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कभी कभी होता है कि ज्यादा ही आप क्या बोलते हैं ना, कि नास्तिक हो जाओ, तो हो सकता है भगवान भी आपको बड़ी बेकार ठोकर दे। तो मैं वो भी सोच सकता हूँ कि भाई हो सकता है कि मेरे जीवन में ज्यादा ही कुछ चीजें बुरी हो जाएं। उसके बाद केवीएस टीजीटी, एंड लास्ट वन इज यूपी टीजीटी, ठीक है। ये हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, और ये तीन ऑप्शन ये हमारे पास लास्ट ईयर है इसके लिए, और इसके लिए अभी हमारे पास 10 साल और हैं दोस्तों, ठीक है। केवीएस टीजीटी के लिए 5 साल हैं, और यूपी टीजीटी के लिए 10 साल हैं। तो हम क्या है, इन एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, किसी भी स्थिति में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फिर से आता हूँ कि अभी जो 12th पास स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत सारी वैकेंसी आप लोग फोकस करें। और जिन लोगों, जो लोग 2-2 3-3 साल से यार तुम लोग एग्जाम नहीं निकल पा रहे हो एक छोटा सा, तो मैं यही कहूंगा यार, तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो यार। एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम के लिए बस 1 साल बहुत है दोस्तों। अगर आप 2 साल में नहीं निकाल पा रहे, तो आप सही ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हो, मेरा यही कहना है। क्योंकि मैंने तैयारी की है, मेरे पास टीचरों की भी कमी थी। मेरे टीचर्स यार, मैं उन टीचर्स के साथ पढ़ा हूं जो मेरे साथ खुद कंपटीशन की तैयारी करते थे, समझ रहे हो। तो हम लोग आपस में ही डिस्कस करते थे। मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं बना कि जो एजुकेटेड हो खास के, जिसने भाई आईएएस पीसीएस निकाल रखा हो, या 10 एग्जाम निकाल रखे हो, जो 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हो। नहीं यार, हमारे साथी लोग थे, हमारे टीचर सब के सब प्राइवेट थे। लेकिन ये है कि हमारे साथ सब प्राइवेट टीचरों ने तैयारी की, तो सबका गवर्नमेंट जॉब लगा भाई। ऐसा कोई टीचर नहीं बचा या स्टूडेंट्स नहीं बचा हमारा, जो हम लोग साथ में पढ़ते थे और हमारा गवर्नमेंट जॉब ना लगाओ। तो दोस्तों, रिजल्ट तो जरूर मिलता है, एक जगह नहीं मिलता तो दूसरी जगह जरूर मिलता है। तो लास्ट में मैं फिर से यही कहूंगा कि अगर आपको कोई बच्चा मिलता है, या कोई बच्चा है जो जीवन में कुछ एग्जाम नहीं निकाल पा रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहा, बहुत ज्यादा परेशान है, जिसके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, या और कोई भी कुछ भी कारण है उसका, तो भाई आप एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा, बस पढ़ेंगे हम लोग। अभी कितना पढ़ेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि मेरी क्षमता बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं रात का 1-2 बज चुका है, और हालांकि मेरा ड्यूटी चल रहा है। मैं आधे घंटे निकालने के बाद मैं ये वीडियो बनाया, एक राउंड मार के आया हूँ, अभी दूसरा राउंड मारने दोबारा जाऊंगा। तो दोस्तों, यही कहूंगा, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कीजिए। अपना खाने पीने का जुगाड़ कीजिए, आप आंखें बंद करके मेरे पास आ जाइए। अगर खाने पीने का जुगाड़ नहीं भी है, तो देखो थोड़ा सा अपना
आपको मन तो ऊंचा रखना पड़ेगा भाई। अगर मन में क्या बोलते हैं ना, करेज, हौसला नहीं है कुछ करने का, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। मैं यही कहूंगा कि मेरे अंदर इतना हौसला था, फिर से लाइन रिपीट करूंगा भाई, बार बार रिपीट करूंगा। आप मेरा फेसबुक अकाउंट जाके देख लीजिए 2016 का। मेरे अंदर इतना हौसला था कि मेरा सीधा सा सिद्धांत था, मुझे भीख मांग के भी रोटी खानी पड़े मैं खा लूंगा, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं उस समय 1500 भी नहीं कमाता था। 1500 तो मैंने दिल्ली में जाके जॉब किया सेवा हॉस्पिटल में, तब जाके मुझे मेरा जॉब लगा था। और सेवा हॉस्पिटल नर्सिंग होम करके था, सेवा नर्सिंग होम। तो वहां पे दोस्तों केवल 1500 का जॉब करता था। तो ये मैं बात तब की भी नहीं कर रहा, इससे पहले ही मेरा मोटिवेशन ये था कि मैं भले भी भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और उसी तरह से अभी भी मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि मुझे एक सरकारी टीचर बनना है। उस दिन ही मेरा जीवन जीना स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये जीवन जो है, ये बॉडी जो है मेरी लाश के समान है। न मेरी कोई इच्छाएं हैं, न मेरी कोई जीने की इच्छा, न मरने का डर, कोई कुछ ख्याल इच्छाएं कुछ अंदर है ही नहीं, जब तक कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाता। ये बॉडी केवल मेरी लाश के समान है। जीवन उस दिन स्टार्ट होगा मेरा, खुशी उस दिन महसूस होगी। उस दिन मैं पहली बार खुश होऊंगा जब मैं एक सरकारी टीचर बन चुका हूँगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करता हूँ। फिर से लास्ट लाइन रिपीट यही करूंगा कि जो भी गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते यार, जब माँ बाप तुम्हें पैसे नहीं दे रहे तो 2 साल 1 साल के लिए यार घर को त्याग दो भाई, भीख मांग के खा लो। लेकिन भविष्य बन जाएगा ना, तो उन्हीं माँ बाप के पास फिर वापस जाओगे तो वो माँ बाप तुम्हें अपना बेटा बहुत प्यार से कहेंगे दोस्तों। मैंने दिन देखे हैं, तजुर्बा भी हद से ज्यादा लिया है संसार के लोगों से, दूसरे के घरों से। तो वही चीज आपके आगे कह रहा हूँ, और इसी बीच साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। कल से हम पढ़ाई करेंगे। मेरा माइक खराब हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना है कीजिएगा यार, नहीं करना मत कीजिएगा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी ये केवल मैं टाइम पास के लिए वीडियो बना रहा हूँ, केवल अपना स्टडी के लिए। और बाकी तो मैं टीचर बनने के बाद ही अपना जो भी है पढ़ाना लोगों को स्टार्ट करूंगा। और अभी यही है कि अभी मुझे चैनल से कोई मतलब नहीं है, अभी केवल मैं हेल्प करना चाहता हूँ दूसरे लोगों की, कि जो भी लोग हों उन्हें यार, बार बार वैकेंसी नहीं आती भाई इतनी सारी, जितनी अभी इस साल आने वाली हैं और आ रही हैं। और मैं देखता हूँ यार, लोग 2-2 साल 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं होता। लोगों को सुसाइड करते हुए देखा है, लोगों का जीवन बर्बाद होते हुए देखा है भाई। तो इसलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था। बाकी आप जैसा भी है, पढ़ेंगे ये चैनल, लेकिन कंटिन्यू करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ये चैनल ऐसे ही है, मैं जब टीचर बन जाऊंगा इसी चैनल पे लगातार वीडियो डालूंगा, और अभी भी डालता रहूंगा। जो भी मैं पढ़ूंगा डेली बेसिस पे, टीजीटी का पूरा सिलेबस मैं इसी में करूंगा। बट ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं इसमें फास्ट स्पीड में पढ़ूंगा, केवल मेरे लिए है ये। बाकी स्लो भी कोशिश करूंगा जितना बनाने की, क्योंकि चूंकि मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग है, तो मैं इसमें फास्ट स्पीड में ज़्यादा चलता हूँ। बट आप लोगों के लिए थोड़ा स्लो भी स्पीड में चलूंगा। सारे सब्जेक्ट क्लियर करेंगे, ये जितने भी यूपीएसआई एग्जाम, केवीसी, टीजीटी, यूपीटीजीटी, ये तो मोस्टली करेंगे ही कवर हम। और यूपीएसआई जब कवर करेंगे, यूपी पुलिस क्लियर हो जाएगा, एसएससी का रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पे कवर ही हो जाएगा। यूपीएसआई में जीके भी कवर हो जाएगी, बचेगा आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो इंग्लिश तो अगर मैं चाहूंगा कुछ, अगर मुझे दिखेगा कि हाँ भाई एसएससी से रिलेटेड बच्चे मेरे पास हैं, तो या रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर मैं इंग्लिश भी लगभग लगभग कितने समय में, लास्ट के 2 महीने में इंग्लिश चला देंगे, तो लास्ट के 2 महीने में इंग्लिश घोल के पी जाएंगे, ठीक है। वी विल स्टडी थ्रू आउट द बुक्स। और इसी के साथ वीडियो फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी बच्चे की हेल्प हो सके, किसी माँ बाप की हेल्प हो सके यार। जो माँ बाप सच में गरीब हैं, कुछ माँ बाप भी गरीब होते हैं यार, जिनके पास पैसा नहीं होता, जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर माँ बाप अमीर होता है वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है। एवरेज फैमिली के अलावा अगर पुअर फैमिली होती है, उनमें वहाँ पे माँ बाप भी गरीब होते हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो उन्होंने भी अगर 12th कर रखा हो, SC ST से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC, या किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल वालों के लिए थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। लेकिन मैं उनके लिए भी कोशिश करूंगा। लेकिन जनरल वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि जनरल वाले मेरे पास कम से कम आए, क्योंकि यार आप लोगों की मेरिट थोड़ा और ज्यादा जाती है। मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा दोस्तों कि भाई मैं आपका 1 साल खराब कर दूं, लेकिन हाँ अगर आप आओगे तो मैं पूरा प्रयास जरूर कर लूंगा। मैं बस इतना जानता हूँ कि आपके एग्जाम निकलवाने की गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन आप जो भी बुक लेके आओगे मेरे पास, जनरल कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, जो भी आप मेरे से बुक कहोगे कि बस सर ये बुक पढ़ा दो, भैया ये बुक पढ़ा दो, तो मैं आपकी वो पूरी बुक आपके लिए फिनिश करूंगा, हर एक सवाल का जवाब आपको दूंगा। मैं ये गारंटी नहीं लूंगा जनरल वालों के लिए कि आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता आप एग्जाम में क्या करोगे, वहाँ क्या नहीं करोगे, क्योंकि जनरल का एक एक क्वेश्चन बहुत मतलब
वैल्यूएबल होता है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत गलत हुआ, वहीं पे आपकी जॉब छूट जाएगा आपके हाथ से। क्योंकि मैं जो CHSL और CGL और MTS वगैरह ये सारे एग्जाम जो दिया हूँ वो जनरल कैटेगरी से दिया हूँ। तो वहाँ पे मेरा जब CHSL और MTS क्लियर हुआ, CGL दो दो बार क्लियर नहीं हुआ, मैं मेन से वापस लौट के आया, तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जनरल लोगों को क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के लोग भाई अगर SSC MTS CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे पास आए। अगर CGL की आप तैयारी कर रहे हो तो यार मैं यही कहूँगा कि मेरी ऑनलाइन यूट्यूब की वीडियो से पढ़ लेना, बाकी मेरे पास आके समय खराब मत करना। क्योंकि जब मैं खुद निकाल नहीं पाया SSC CGL को, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों की कुछ भी हेल्प कर पाऊंगा। केवल मैं आपका हो सकता है समय ही खराब करूंगा, क्योंकि झूठ मैं बोलता नहीं। तो फिर चलिए, जो भी है इसी के साथ इस वीडियो को फिनिश करते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू दोस्तों।